अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। इस सफर की शुरुआत हम उस शानदार लाइन से करते हैं जो हमारी पहली स्लाइड में दी गई है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर भी उड़ सका वही जिंदा है। क्या बात है। मतलब इस कोटेशन के पीछे का जो दर्द और जज्बा है ना, वो बहुत गहरा है। ये कोई आम सुविचार नहीं है यार, ये खेलों की दुनिया की कड़वी सच्चाई है। सही कहा। वो संसाधनों की कमी, चोटिल होने का डर। हाँ, यही सब तो खिलाड़ियों को घायल करता है। असली खेल मैदान पर नहीं, बल्कि मैदान तक पहुंचने के उस संघर्ष में खेला जाता है। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मकसद है, वो यही समझना है कि यूपी कैसे इन घायल परिंदों को एक मजबूत आसमान दे रहा है। बिल्कुल। और इस आसमान को समझने के लिए सबसे पहले हमें राज्य के सर्वोच्च सम्मानों की जमीनी हकीकत को देखना होगा। तो अगर हम इस पूरे डेटा को एक MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में देखें, जो अक्सर पूछा भी जाता है। हाँ, परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? विकल्प A अर्जुन पुरस्कार या विकल्प B लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार? इसका क्या तकनीकी विश्लेषण होगा? इसका सटीक उत्तर है विकल्प B। मतलब पुरुष वर्ग के लिए लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अच्छा, इसके पीछे का तंत्र कैसे काम करता है? देखिए, इस पुरस्कार के तहत ना उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 31,000 रुपए की नगद राशि मिलती है। साथ ही एक प्रशस्ति पत्र और कांसे यानी ब्रॉन्ज की बनी एक प्रतिमा दी जाती है। मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। मतलब आज के दौर में जब क्रिकेटर्स करोड़ों कमाते हैं, तो क्या 31,000 रुपए की राशि एक एलीट एथलीट के लिए थोड़ी कम नहीं लगती? हाँ, ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन ना हमें इसे एक प्रतीकात्मक मूल्य के रूप में देखना होगा। ये पैसा घर चलाने के लिए नहीं है यार, ये राज्य का एक ऐतिहासिक तरीका है ये बताने का कि खिलाड़ी उनके लिए खास हैं। मतलब एक सम्मान की बात है। बिल्कुल। असली आर्थिक सुरक्षा तो उन ठोस नीतियों में है जो इसके साथ चल रही हैं। जैसे यूपी ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में जो 2% आरक्षण का प्रावधान किया है ना, वो असली गेम चेंजर है। अरे वाह, 2% आरक्षण? हाँ, भारत जैसे देश में जहां खेल को अक्सर असुरक्षित माना जाता है, वहां एक पक्की सरकारी नौकरी माता पिता को हिम्मत देती है कि वो अपने बच्चों को मैदान में भेजें। ये तो बहुत तार्किक बात है। और शायद यही वजह है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी तेजी से काम हो रहा है। दस्तावेज बताते हैं कि मेरठ को बाकायदा एक पोटेंशियल स्पोर्ट्स सिटी माना गया है। सही बात है। और जो हमारा प्रयागराज है, वहां जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। साथ ही KD सिंह बाबू का संबंध भी हॉकी से ही है। हाँ, और लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट भी तो होता है। अरे हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। और जो मेगा इवेंट्स की बात करें तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी तो यूपी ने की थी। बिल्कुल। लेकिन मुझे जिस एक पहल ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट यानी ODOS। इसके तहत कुश्ती के लिए वाराणसी और गोरखपुर को चुना गया है। ये ODOS काम कैसे करता है? देखिए, ऐसे एक विशेष औद्योगिक जोन की तरह समझें। अगर हर जिले में हर खेल को बढ़ावा देंगे तो संसाधन बढ़ जाएंगे और परिणाम बस औसत ही मिलेंगे। हाँ, फोकस नहीं बन पाएगा। एकदम सही। ODOS मॉडल ये पहचानता है कि वाराणसी और गोरखपुर की मिट्टी में कुश्ती पहले से बसी है, तो क्यों ना वहीं दुनिया के बेहतरीन कोच और मैट लगा दिए जाएं। इससे वहां एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। ओहो, अब समझ आया। मतलब एक क्लस्टर अप्रोच है। हाँ, और इसी मॉडल की केंद्र सरकार ने भी जमकर तारीफ की है। शानदार। और इसका असर हमारी चैंपियंस डायरी पर भी तो दिख रहा है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बता दें कि पारुल चौधरी ने एशियाई खेल 2023 में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। क्या बात है। और मुजफ्फरनगर की अर्जुन पुरस्कार विजेता तीरंदाज ज्योति बालियान को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल। और मेरठ की तुलिका मान, जिन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में जूडो में रजत पदक जीता था। इन सब की कहानियों में ना एक शुरुआती संघर्ष होता है। इसीलिए बचपन के कोच के सम्मान के लिए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। ये सच में बहुत भावनात्मक कदम है। और बुनियादी ढांचे में आधुनिकता की बात करें तो वाराणसी के सिगरा में पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम बन रहा है। ये पर्यावरण के साथ साथ एक शानदार आर्थिक डिजाइन भी है यार।
बिजली का खर्च बचेगा तो वो पैसा खिलाड़ियों की डाइट पर लगेगा। सही कहा। वैसे खेल का ढांचा एक मंदिर की तरह होता है और खिलाड़ी उसके भगवान। तो क्या यूपी में वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ढांचा बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को तो स्पोर्ट्स सिटी बनाया ही जा रहा है। और वाराणसी वाला जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, उसकी वास्तुकला तो भगवान शिव से प्रेरित है ना? हाँ, एकदम। त्रिशूल जैसी लाइटें और डमरू जैसा डिजाइन, ये सांस्कृतिक एकीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, और मुझे इस डेटाबेस में जो सबसे बड़ी बात लगी वो है सीधी भर्ती वाला नियम। अगर कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो उसे पुलिस विभाग में सीधे राजपत्रित अधिकारी मतलब सीओ या डीएसपी का पद मिल जाता है। हाँ, ये खिलाड़ी का पूरा जीवन और सामाजिक रुतबा बदल देता है। और इसी वजह से हमारे पास इतने दिग्गज हीरो हैं। जैसे मोहम्मद शाहिद जो हॉकी के दिग्गज थे और वाराणसी से थे, उन्हें पद्मश्री भी मिला था। और मेरठ की प्रियंका गोस्वामी जो पेरिस ओलंपिक 2024 की क्वालिफायर रहीं। और सुहास LY का नाम तो सब जानते हैं, तत्कालीन नोएडा डीएम जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीता। मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी और एथलीट दोनों। बिल्कुल। और क्रिकेट में अमरोहा के मोहम्मद शमी जो रिवर्स स्विंग के उस्ताद हैं। एथलेटिक्स में एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली अनु रानी। हाँ, और तेज तर्रार तथ्यों की बात करें तो गोला फेंक में किरण बालियान ने पदक जीता। और घायल खिलाड़ियों के लिए जो खिलाड़ी कल्याण कोष बनाए, वो तो बहुत बड़ी राहत है। वो तो है। अच्छा, लखनऊ को तो बैडमिंटन नर्सरी कहा जाता है ना? हाँ, और रायबरेली की स्टीपल चेज विशेषज्ञ सुधा सिंह, कानपुर के लाडले पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता गोपाल शर्मा, और T20 फिनिशर रिंकू सिंह, उनका नाम कैसे भूल सकते हैं। एकदम। और इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए ब्लॉक स्तर पर खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर बनाए गए हैं। प्रयागराज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक तथ्य जो वाकई चौंकाने वाला है, नई खेल नीति के तहत ओलंपिक स्वर्ण जीतने पर 6 करोड़ रुपए। हाँ, 6 करोड़, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर हम संस्थान और केंद्रों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है जो फॉर्मूला 1 के लिए जाना जाता है। और सरकार अब निजी अकादमियों के साथ PPP मॉडल पर भी काम कर रही है। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर्स भी बन रहे हैं। और लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक है। इटावा के सैफई में तो सिग्नेचर क्रिकेट स्टेडियम है। यहीं से ललित उपाध्याय जैसे आइकॉन निकलते हैं जो हॉकी खेलते हैं और वाराणसी से हैं। और निशानेबाजी में सौरभ चौधरी और बागपत के रवि कुमार। रवि ने तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीता था। बागपत को तो वैसे भी शूटर की नगरी कहा जाता है। हाँ, चंद्रो और प्रकाशी तोमर की वजह से, जिन्हें हम शूटर दादियां कहते हैं। जी। मोहम्मद कैफ भी राज्य के आइकॉन हैं। बिल्कुल। और डिस्कस थ्रो में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली सीमा पूनिया। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है। और वो समय याद है जब सहारा इंडिया परिवार ने हॉकी का प्रायोजन किया था। हाँ, उस मुश्किल वक्त में हॉकी को बहुत सपोर्ट मिला था। और बैडमिंटन के लिए लखनऊ का बाबू बनारसी दास यानी BBD बैडमिंटन स्टेडियम बहुत अहम है। हाँ, और एक BBD बैडमिंटन स्टेडियम गोंद मोदी कैंपस में भी है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर मेरठ में बन रहा है। और वो जो लक्ष्मण पुरस्कार की मूर्ति है वो कांसे की बनी होती है, ये भी हमने देखा। खेल नीतियों का भी विकास हुआ है। पहली खेल नीति 2005 में आई थी और फिर 2023 में उसे अपडेट किया गया। ODUS की बात करें तो टेबल टेनिस आगरा और कानपुर को दिया गया है। और वाराणसी के करमजीत स्टेडियम को तो हॉकी नर्सरी ही माना जाता है। अच्छा, मुलाद अली खान का नाम भी है जो निशानेबाजी के ट्रैप इवेंट्स हैं और रामपुर शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब जरा प्रशासन और सुरक्षा की बात करते हैं। खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर नई खेल नीति 2023 में क्या प्रावधान है? सबसे अहम है खिलाड़ी बीमा। छोटी चोट पर 5 लाख रुपए और गंभीर चोट पर 10 लाख रुपए तक का कवर है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है। और हब्स की बात करें तो वाराणसी का संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे बन रहा है। और जानते हैं, वाराणसी को फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। सच में? ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे। हाँ, और प्रयागराज का अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो पहले मेयो हॉल था। झांसी में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जहां एस्ट्रोटर्फ लगा है। और सोनभद्र में तो एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर है। सितारों की बात करें तो मुरादानगर मोदीनगर से सुरेश रैना, मेरठ से भुवनेश्वर कुमार।
घुड़सवारी में स्वर्ण जीतने वाली दिव्य कीर्ति सिंह और यूपी एकेडमी से प्रशिक्षित टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण विजेता प्रमोद भगत। बिल्कुल। और प्रशासन के स्तर पर देखें तो लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम कानपुर के ग्रीन पार्क के बाद दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है। अच्छा, और पुरस्कार राशि का निर्धारण खेल विभाग द्वारा किया जाता है। लखनऊ में बैडमिंटन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है। और अयोध्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। विधानमंडल में नई राज्य स्तरीय अकादमी का भी प्रस्ताव है। और वो जो गोरखपुर में पहला महिला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, वो तो बहुत ही शानदार कदम है। हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। और खिलाड़ी पेंशन की न्यूनतम आयु 60 वर्ष कर दी गई है। और सुरजीत सिंह जिन्हें हॉकी की दीवार कहा जाता था, वो गाजीपुर से हैं। नौकायन में बुलंदशहर के अरविंद सिंह, मुक्केबाज नितिन कुमार जो 2025 राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट माने जा रहे हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के आकाशदीप। एकदम। अब जरा डिजिटल पहल की बात करते हैं। मतलब ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए यूपी खेल साथी मोबाइल ऐप है। ये ऐप बहुत काम की है, बिचौलिए खत्म हो जाते हैं इससे। और अगर हम मैप के आधार पर खिलाड़ियों के गृह जनपद देखें तो प्रयागराज से मेजर ध्यानचंद, रायबरेली से आरपी सिंह और सुधा सिंह, आगरा से दीप्ति शर्मा है ना? हाँ, और गौतम बुद्ध नगर से शिवम मावी, मेरठ से तो पारुल चौधरी, सौरभ चौधरी और अनुरानी हैं ही। और कुश्ती में कॉमनवेल्थ स्वर्ण विजेता अलका तोमर, गोरखपुर से सैयद मोदी। नीतियों की बात करें तो गंभीर विकलांगता पर 1 लाख रुपए का तुरंत मुआवजा मिलता है। और हर साल अक्टूबर-नवंबर में खेलो उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता होती है और राज्य खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, इससे फैसले बहुत जल्दी होते हैं। इकाना स्टेडियम में अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स म्यूजियम भी है और लखनऊ में पहली पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी। और लालीगा के साथ जो फुटबॉल का समझौता हुआ है वो भी बहुत अहम है। उभरते स्टार्स में मेरठ के समीर रिजवी, एथलेटिक्स में आर्यन चौधरी, मुक्केबाज सतीश कुमार जो भारतीय सेना से हैं। तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार का भी जिक्र है जिनका आखिरी मैच 2012 में था। और प्राची यादव जिन्होंने एशियाई पैरा खेलों में कैनोइंग में इतिहास रचा। सच में बहुत प्रेरणादायक है। अब जरा प्रमुख निवेश और हॉल ऑफ फेम पर आते हैं। AKTU लखनऊ डिजिटल ट्रेनिंग पार्टनर है। और नोएडा में पहला ई स्पोर्ट्स केंद्र बन रहा है। कानपुर के ग्रीन पार्क के लिए 400 करोड़ रुपए का निवेश है। ODOS में वाराणसी और गोरखपुर के अलावा देवरिया को भी कुश्ती में चुना गया है। और झांसी को तलवारबाजी यानी फेंसिंग आवंटित की गई है। लखनऊ कानपुर स्पोर्ट्स कॉरिडोर का भी प्रस्ताव है। हॉल ऑफ फेम में UPCA निदेशक SK बंसल और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 जीतने वाले प्रमोद भगत शामिल है। प्रयागराज की हॉकी खिलाड़ी दानिश मुश्तबा और अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अनु रानी भी हैं। मुक्केबाजी में प्रीति अहलावत, उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित ज्ञानेंद्र पांडे और नोएडा में विश्व स्तरीय इंटरनेशनल टेनिस सेंटर जो ATP मानक का है। और मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय में यूपी निवासियों के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। अरे हाँ, ये तो प्रतिभाओं को रोकने का बढ़िया तरीका है। पहला खेल ग्राम अमेड़ा मेरठ में बना है। डेटा डिजिटल करने के लिए खेल साथी पोर्टल है। सोनभद्र में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। खेल पेंशन बढ़ाकर 10,000 रुपए मासिक कर दी गई है। और रायबरेली हॉकी अकेडमी के अशोक कुमार को 2024 में पद्मश्री मिला। अलीगढ़ के इंग्लिश चैनल तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया। हाँ, और सभी 75 जिलों में पाइका योजना चल रही है। आखिरी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालें तो खेल विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में है। खेलो इंडिया का बजट 2026-27 के लिए 250 करोड़ रुपए है। और 3 महिला खेल अकादमियां प्रस्तावित हैं, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी में। पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा सीधी भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन 1955-56 में हुआ था। और खेल निदेशालय की स्थापना 1974-75 में। भदोही के यशस्वी जायसवाल का टेस्ट डेब्यू तो सबको याद ही होगा। हाँ, और गोरखपुर के रामगढ़ताल में विश्व स्तरीय रोइंग अकेडमी बन रही है। मुक्केबाजी में विश्व पदक जीतने वाले आकाश कुमार, बागपत की 10 मीटर एयर पिस्टल स्वर्ण विजेता पलक गुलिया, बुलंदशहर के विश्व मुक्केबाजी पदक विजेता सतीश कुमार और IPL में KKR की तरफ से खेलने वाले रिंकू सिंह। तो सुनने वालों, इस विस्तृत चर्चा के बाद आज का आपका होमवर्क प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। और जाने से पहले मैं आखिरी स्लाइड का वो भावुक वाक्य पढ़ना चाहूंगा। डिप्रेशन क्या होता है? माँ बाप से पूछो, वो जाहिर नहीं होने देते और जीना सिखाते हैं। जय हिंद,
जय भारत।